4.1 में भी दिक्कत है क्या, बताइए। पहला क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और इसमें कोई अगर बनाए होंगे, आंसर नहीं आया होगा तो बोलिए, तो बनाया जाएगा। क्या क्या जी, दूसरा बताएं। हाँ, आगे बढ़े। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5.28 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। देखिए, चौड़ाई यहाँ पर छोटा है और लंबाई क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा है 10वां क्लास का 4.1, ठीक है। चौड़ाई हमारा क्या है, x है, और लंबाई कहा जा रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसीलिए अगर लंबाई की बात करें तो चौड़ाई के दुगुना 2x, एक अधिक है यानी 1, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। लंबाई हमारा है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है, गुना में x। गुना कर लोगे 2x का स्क्वायर प्लस का x और इधर 528, सबको उधर ले जाते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही लाना है आपको, इसमें क्या करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, बस यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसको हल करने की विधि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है और ना ही इसको इस एक्सरसाइज में हल करना है, ठीक है। आंसर दिया होगा तो यही दिया होगा। क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 4.1 का 2 का पहला क्वेश्चन है, किताब से देख लेंगे, बुक से देख लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का, एक का दूसरा क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, इसके लिए समीकरण क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले जो है वो मानते हैं, माना कि दो क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x हो जाएगा, एक x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो भी बात ये कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होगा, तभी आप मान पाएंगे इसको। कहीं कहीं कहेगा लगातार विषम संख्या, कहीं कहीं कहेगा लगातार सम संख्या, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। उसको भी हमने बताया था प्रश्नावली 1.1 में। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो बीच में 0 और दाहिने साइड में 1 2 3 अनंत तक, और -1 -2 -3 इधर भी अनंत तक जाता है। ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार धनात्मक पूर्णांक अगर लेंगे तो इधर वाले में आएगा, क्योंकि ये धनात्मक यानी धन यानी प्लस चिन्ह, और इधर ऋणात्मक है यानी कि ये माइनस चिन्ह। अगर कहता कि क्रमागत धनात्मक, यहाँ धनात्मक नहीं रहता, सिर्फ क्रमागत पूर्णांक रहता तो माइनस भी हो सकता था, ठीक है ना। तो माइनस वाला में x और दूसरा वाला x -1 मान लें,
ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों ने x प्लस 1 माना। मान लीजिए पहला 2 है तो दूसरा 3 होगा, इसीलिए 1 ज़्यादा मानते हैं। ये हमारा क्रमागत धनात्मक और पूर्णांक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए इससे समीकरण कैसे बनेगा, समझिएगा। समीकरण आप ही को बनाना है, आपकी सुविधा के लिए हम बना दे रहे हैं। और इन दोनों का गुणनफल 306 है। अब देखिए दोनों का गुणनफल यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 306। गुना कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर लाओगे तो माइनस 306 बराबर का 0। यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तीसरा देखो, इसी का तीसरा कैसे समीकरण बनाते हैं सीखना है और अपने से बनाना है। समीकरण बनाने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि जब सवाल दिया जाएगा परीक्षा में तो भाषा में दिया रहेगा, आपको समीकरण में निकालना है, फिर उसका वैल्यू भी निकालना है। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो यहाँ माना कि जो रोहन है, और जब भी आयु की बात करेंगे उम्र का तो वर्तमान में मानेंगे। ये हमने आपको पहले भी बताया है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु या उम्र बराबर x वर्ष है, मान लेते हैं। इसीलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर 26 साल बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 साल बाद दोनों का उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगा। यानी रोहन का भी 3 साल बढ़ गया, उनकी माता जी 26, x प्लस 26 था ना, तो x प्लस 26 और इनमें भी 3 साल बढ़ा दो। जैसे आज हम जितने साल के हैं, आज से 3 साल बाद 3 साल बड़े हो जाएंगे, आप भी 3 साल बड़े हो जाइएगा। तो ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 3 साल बाद दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। यानी कि x प्लस 3 इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं दोनों का। x में x से होगा x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 में 3 से गुना 87 बराबर 300। आ रहा है ना समझ में? बहुपद का गुना करना है, समझ रहे हैं? ये आप नहीं लगाएंगे, या मैंने समझाने के लिए लिखा है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। बराबर में 0 ला देते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, कल ही आपको बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a बराबर नहीं होगा होता है ना, इसीलिए हमने बराबर में 0 ला दिया। अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, ध्यान से देखिए इसमें से ये घट जाएगा और माइनस चिन्ह बड़ा है तो रह जाएगा। यानी 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, और आंसर भी हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 2 बचेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसका एक और बचा हुआ है चौथा, उसको भी देख लीजिए, समीकरण है, बना देते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, जो निकालना है वही मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में माना जाता है।
ठीक है। अब देखिए जो समय है, समय कैसे निकाला जाता है? दूरी बटा चाल। ये कहता है कि अगर इसका चाल 8 किलोमीटर धीरा कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए, तो टाइम अधिक लगेगा। तो यहां लिख देते हैं, क्योंकि जो समय है, समय बराबर होता है दूरी और बटा में लिखा जाता है चाल। ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि चाल जब धीमा होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो 8 किलोमीटर जब चाल कम हो जाएगा, 8 किलोमीटर चाल कम होने पर जो नया चाल है वो कितना हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति होगा ना। अब क्योंकि दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है, और वो 480 किलोमीटर दूरी 480 है, तो 480 अब बटा चाल, चाल कौन? धीमा वाला चाल, यानी x माइनस 8, और फिर 480 किलोमीटर की दूरी है, और चाल कितना? पहले था x वाला चाल। तो गाड़ी इसमें तेज चल रही है और इसमें क्या है? धीरा चल रही है। तो धीरा चलने में ज्यादा समय लगता है और तेज चलने में कम समय लगता है। तो जब ज्यादा समय वाला में से कम समय वाला घटाते हैं तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, यानी इसमें 3 घंटा ज्यादा, इसमें कम। ये समय है बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8, इसमें इससे गुना होगा 480, x माइनस इसमें इससे गुना होगा, यानी कि 480 इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर 3, बटा में कुछ नहीं तो 1। कोई दिक्कत? चलिए बटा वाला भी गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ऊपर वाला भी गुना हो जाएगा 480x माइनस ये 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 से गुना हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 8 0 0, 8 अठाई 64 के 4, 8 चौका 32 और 6 3840, अब बराबर 3, बटा में क्या होगा? 1 होगा। ध्यान से देखिए ये दोनों माइनस प्लस है, कैंसिल हो गए। इसमें इससे गुना होगा और इसमें इससे गुना होगा ना, यहाँ से यही बचा हुआ। 3 से गुना हुआ तो 3x स्क्वायर माइनस 3 अठे 24x, और बराबर कितना? 3840। इसमें इससे 1 से गुना हो गया, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। 8 3 11 और 4 15, 3 से सब में भाग लग जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अठे 24 अब बराबर 0। यानी अगला जो समीकरण हो गया हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब जो है ये चारों समीकरण हम लोगों ने निकाल लिया। आगे द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, उसके बाद है द्विघाती विधि, श्रीधराचार्य विधि कहते हैं उसको, और उसके बाद है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें लगभग 3 विधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उन विधियों का प्रयोग इन समीकरणों को हल करने में किया जाएगा, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जब विधि बताते हैं तो उसका प्रयोग इस पर करके इसको हल करना आप सीखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्नावली 4.2 का द्विघात समीकरण है, क्लास 10th हो जाएगा। 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, ठीक है। 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, बहुपद वाले भाग में, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न हल कर दिया जाए। इसमें 5 क्वेश्चन है ना। 3 नंबर क्वेश्चन
चलिए लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से हल करें, यही सवाल है। √2x² + 7x + 5 √2 बराबर क्या है 0। द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड में आप लोगों ने बहुपद में पढ़ा था कि x² के साथ और जो बिना चर वाले के साथ है उसको गुना करते हैं, तो 5 √2 और गुना √2 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 10 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए, गुना करने पर तो आएगा ही दोनों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो हम लिख देंगे √2x², इसमें कोई बदलाव नहीं, अब +5 √2 इसमें भी कोई बदलाव नहीं। बीच वाले में जो बदलाव आता है वो देखिए, 2 + 2x और +5x लिख देते हैं। तो 10 को 2 भाग में तोड़िएगा तो 5 और 2 में टूटता ही है, और 5 और 2 7 है ना, आप 5 × 10 गुना के बराबर जोड़ देंगे, सेम आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमा लिया जाएगा, यही नियम। तो आप जानते हैं कि इन दोनों में से √2 कॉमा आएगा, कहिएगा क्यों। जैसे मान लीजिए कि ये 2x है, 2x को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 और गुना x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए √2x, अब पहला वाला पद तो पहले से ही √2x दिया हुआ है, तो √2x दोनों में है क्या। यहाँ से हम √2x कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक x बच गया, अब प्लस यहाँ √2 बच जाएगा। देखिए √2x निकल गया तो क्या बचा √2, तो पोस्ट में √2 बच गया। यहाँ पर प्लस हम 5 कॉमा ले लेते हैं, तो x बचेगा, अब प्लस √2 बचेगा बराबर 0। पोस्ट वाला दोनों समान है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इनको लिखा जाता है √2x + 5, और एक बार पोस्ट का कोई एक वैल्यू, दोनों बराबर है तो कोई लिखिए, कोई मतलब बराबर 0 हो गया। एक बार इसको लेके हल करते हैं, यानी इसको उधर भेजेंगे तो 0 बटा आ जाता है, यानी कि √2x + 5 अब बराबर लिख देते हैं 0। तो √2x बराबर 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -5, और x बराबर √2 आएगा तो कहाँ आएगा बटा में आएगा, -5 और बटा √2, यानी एक वैल्यू हो गया ये हमारा x है। फिर इसको लेके हल करेंगे, x + √2 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा -√2, वैल्यू आ गया। द्विघात समीकरण है, x का 2 मान निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मूल, क्या कहते हैं मूल निकालना। तो मूल हमारा x होता है, और x बराबर हो गया -5 बटा √2 और -√2, यही हमारा क्या हो गया सब। कोई दिक्कत। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन है, गुणनखंड बहुत आसान होता है, लगभग सभी लोग जानते हैं। चौथा क्वेश्चन आप ही बनाएंगे, बस समझा दे रहे हैं। 2x² - x + 1 बटा 8, यही है। कहिएगा बटा में 8 है, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं कीजिए, 8 से बराबर 0 रहेगा, 8 से गुना कर दीजिए, 8 गुना 16x² - 8x अब +1 बराबर, ये समीकरण इस रूप में बदल गया। कोई दिक्कत, अब बन जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा इतना ही के बराबर आएगा। पूरे समीकरण में किसी चीज से गुना कीजिए, किसी चीज से भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपल आ गया, और इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको आप लोग बनाएंगे, जो दिक्कत होगा फिर आके प्रॉब्लम पूछेंगे, ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपके बनाने वाला ही है। उदाहरण में जो समस्या दी गई है, उदाहरण एक में देखिए 2 क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती, पेज नंबर है 79, और कुटीर उद्योग वाला है ना, और कुटीर उद्योग वाला, मैं उसका समीकरण निकाल देता हूं, आप लोग उसको गुणनखंड विधि से हल करके लाएंगे, ठीक है। कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। कोई वस्तु है, शीशा की गोली को शायद कंचा कहा जाता है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं
और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मान लीजिए 2 का पहला यानी एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। माना कि जॉन के पास x कंचे हैं। कितने हैं? अब जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कितना होगा? कितना होगा भाई? दोनों मिला के 45 था, तो 45 में से जॉन वाला घटा लोगे तो जीवंती का निकल जाएगा। अब दोनों 5-5 को खो देता है, यानी 5 को भुला गया, तो जॉन का भी 5 को कम हो गया। अब 45 माइनस x माइनस 5 जीवंती का भी 5 को कम हो गया। जब गुना कर दिए तो कितना हो जाता है? 124। बात समझ में आ रही है? जॉन के दोनों को मिला करके कोई वस्तु है 45 को, तो एक के पास x मान लिया तो दूसरे के पास उतना माइनस x जितना रहे, 45 माइनस x हो गया। दोनों 5-5 को भुलवा देता है, तो 5 को इसमें भी घट जाएगा, 5 को इसमें भी घट जाएगा, 5-5 निकल जाएगा। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो बोला है कि 124 आना चाहिए, यानी x माइनस 5 इंटू 45 नहीं, अब क्या हो जाएगा? 40 माइनस x बराबर 124। गुना कर लेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4×5 = 20, 200 और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 बराबर 0। 24 को इधर ला दिए, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, 5x और 40x, ये दोनों किस में है? 5x और 40x प्लस में है, तो प्लस 45x हो गया, 200 और ये माइनस का 324 बराबर 0। इसमें डर लग रहा है कि माइनस वाला पहले है, तो माइनस से सब में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से आप हल करेंगे, कोई दिक्कत? और इसका दूसरा समीकरण देख लीजिए, दूसरे का भी समीकरण नोट कर लीजिएगा ना, तो किसी विधि से बनाने में कोई दिक्कत। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। ये VVI क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा के बोर्ड में पूछा गया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो किसी दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि खिलौनों की संख्या कितना है? माना कि खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है? x है। और ये कहता है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन 55 है, एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और उस दिन जो खिलौना का निर्माण किया गया है, प्रत्येक खिलौना के निर्माण का लागत, प्रत्येक खिलौने का निर्माण में लागत बराबर 45 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये कहता है कि खिलौनों की संख्या घटाने से 55 में से खिलौना की संख्या हम घटा दिए, तो वही निर्माण का प्रत्येक खिलौना का क्या हो गया? लागत हो गया। और इसका मूल्य टोटल रुपया कितना है? 750 रुपया है। अब एक बात बताइए, जो वस्तु है उसका संख्या इतना, एगो बनाने में इतना रुपया लगता है, तो कुल रुपया कितना आएगा? तो दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि जितना बना है उतना एगो का जो लागत है उतना है, यानी x इंटू 45 माइनस x बराबर, तो कितना हो जाएगा? 750 रुपया। गुना कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 750 बराबर 0। उसी प्रकार x को प्लस करने के लिए माइनस से सब में क्या कर देंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 750 बराबर 0। इसको भी आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।